एपिसोड 65 एंड 66। जब टीना ने ध्रुव को सूर्य उदय मंच के बारे में बताया तो ध्रुव हैरान रह गया। जिसके बाद टीना ने आगे कहा, इस तरह की रोशनी डिब्बी रोशनी के बराबर तो नहीं होती है, लेकिन ये एक तिलिस्मी रोशनी से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। मेरे यलगार दल के कुछ बुजुर्ग अक्सर इस तरह की रोशनियाँ उधार लेते थे ताकि वो अपनी शक्तियाँ सोखने की काबिलियत को अच्छे से बढ़ा सके। और फिर टीना आगे कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रही और फिर उसने एक पल के बाद थोड़ा अफसोस के साथ कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सूर्योदय मंच रोशनी बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। कुछ पल बाद ये अपने आप ही बिखर जाती है। यह सुनकर ध्रुव थोड़ा सा मायूस हो गया, जिसे देख टीना ने आगे कहा, लेकिन क्या वह अगर ये देर तक नहीं टिक सकते हैं तो? लेकिन फिर भी वहाँ पर सूर्य की काफी ज्यादा रोशनी है, वो भी काफी ज्यादा काम के हैं। तुम लोगों को वहाँ पर एक बार जाना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से ताकतवर दल थे जो यलगार दल के इस सूर्योदय के मंच के पीछे पड़े थे। टीना के मुंह से सूर्योदय मंच के बारे में इतना सब कुछ सुनने पर ध्रुव को भी इस पर काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी और वो सोचने लगा, ये दुनिया वाकई में रहस्यों से भरी हुई है। सुनने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज की ये रोशनी कुछ डिब्बे रोशनी पैदा होने के वक्त के समान ही लग रही है। इसमें कोई हैरान कर देने की बात तो नहीं लगती है कि इन यलगार दल वालों के पास बहुत से खजाने हैं जो इन्होंने छिपा कर रखे हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने अपनी भौं सिकोड़ ली और फिर उसने टीना से कहा, उस प्राचीन सूर्योदय मंच को तुम्हारे यलगार दल में ही कहीं होना चाहिए, है ना? क्या वो हमें कुछ समय के लिए इसे उधार दे सकते हैं? ध्रुव पहले से ही यलगार दल वालों से मिल चुका था और उसके मन में उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। टीना को भी ये बात पता थी कि ध्रुव के मन में उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। फिर उसने अपने दांत पीसने से पहले एक कड़वी हंसी निकाली और कहा, उन्होंने पिछली बार बड़े भाई ध्रुव को नाराज कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारी पहचान के बारे में नहीं जानते थे। जिसके बाद टीना ने आगे बोलना जारी रखा, अगर तुम वहां पर दोबारा जाते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। इस समय यलगार दल की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रही थी और उनके दल में सिर्फ टीना के दादाजी ही थे जो लेवल 60 के हकीम थे। लेकिन इस तरह की ताकत में यलगार दल को 5 बड़े दलों में से एक बने रहने के लिए काफी नहीं थी। अगर वो बाहरी सहायता नहीं लेते तो मुमकिन था कि बाकी दलों द्वारा उन्हें निगल लिया जाता और उन पर कब्जा कर लिया जाता। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में ध्रुव ही था जो इस काबिल था कि उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में ही लेवल 60 का हकीम बन चुका था। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में टीना के नजरों में सिर्फ ध्रुव ही एक ऐसा बंदा था जो इतना काबिल था कि उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में ही लेवल 60 का हकीम बन चुका था। ध्रुव की उपलब्धियां तो लगान कबीले में 100 वर्षों में एक बार देखे जाने वाली काबिलियत की तुलना में भी ऐसी उपलब्धियां थोड़ी भी कमतर नहीं थी। टीना की बातें सुनने के बाद ध्रुव एक पल के लिए चिचका, फिर उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरते हुए टीना से कहा, उम्मीद है कि वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। अगर मैं डॉक्टर परी के भयानक पॉइजन बॉडी के मुद्दे को हल कर लेता हूँ तो मैं जरूर ही तुम्हारी जगह पर यलगार दल की समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही टीना के चेहरे पर खुशी उभर आई। ऐसा कहकर ध्रुव ने यलगार दल वालों को एक और मौका दे दिया था, जिससे टीना बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ध्रुव से कहा, शुक्रिया ध्रुव भाई, बाकी चीजों की आप फिक्र मत कीजिए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। टीना ने पहले ही मन बना लिया था इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने यलगार दल के उन पाखंडी लोगों को ध्रुव की मदद लेने के लिए मजबूर कर देगी। जिसके बाद ध्रुव ने उन सब से कहा, चलो तो फिर शहर की ओर चलते हैं। हमारे लिए ये सबसे अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द इस पॉइजन बॉडी के मसले को हल करें। तुम सब इसके बारे में क्या कहते हो? अगर तुम में से किसी को कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम अभी ही चल सकते हैं? टीना के दलील सुनने के बाद ध्रुव और कुछ भी नहीं कह सका। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और डायरेक्ट ही फैसला ले लिया। जिसके बाद ध्रुव बुजुर्ग गरोबा और डॉक्टर परी की ओर मुड़ा और उनसे पूछा कि इस बारे में उनका क्या ख्याल है। डॉक्टर परी को
इस बात पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ देर गहरी सोच विचार करने के बाद बुजुर्ग गरोबा ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी और उन्होंने ध्रुव से कहा, महाशक्ति पूर्वज स्वर्ग में आगे बढ़ने के बाद मैं पहले ही प्राकृतिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने के बाद उन ऊर्जाओं को अपनी ऊर्जा में बदलने में सक्षम हो। मैं सफर के दौरान भी अपनी ऊर्जा रिकवर कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ध्रुव ने देखा कि वो दोनों सहमत है तो वो तुरंत ही उत्तरी घाटी से बाहर चला गया। बुजुर्ग गरोबा और बाकी सब लोग भी तेजी से उसके पीछे जाने लगे और 2 दिनों के सफर के बाद ध्रुव और बाकी सब धीरे धीरे उत्तरी घाटी से बाहर निकलने के करीब पहुंच गए और अब ध्रुव और बाकी सब शहर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। इसके साथ ही लोगों की भीड़ भी अब बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए ध्रुव ने भी लोगों के नजरों से बचे रहने के लिए अपने एक चमड़ी के मास्क को दोबारा से बाहर निकाला और उसको पहन लिया, क्योंकि टीना के अनुसार बर्फीली नदी दल के लोगों ने अब तक उन सभी को मुजरिम घोषित कर उन पर कई बड़े इनाम रखवा दिए होंगे। हालांकि वो उनसे डरते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर वो बेनकाब हो जाते तो उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ध्रुव फिलहाल के लिए डॉक्टर परी के खतरनाक पॉइजन बॉडी के मुद्दे को हल करना चाहता था। और अगर ऐसे में अभी के लिए कोई और समस्या पैदा हो जाता तो ये अच्छा नहीं होता। उत्तरी घाटी के प्रवेश द्वार अभी भी बहुत से बाहरी लोगों से भरी हुई थी। बर्फीली नदी दल वालों के घोषित किए हुए इनाम बहुत ही बड़ी थी, जिसके चलते बहुत से बड़े लोगों का ध्यान इस जगह पर आ गया था। शायद इसका कारण वासला के समूह का पूरी तरह से हार जाना था और इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई और वो उत्तरी नदी की घाटी से बहुत ही आराम से बाहर निकल गए। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें एक सुनसान इलाका मिलता है, जिसके बाद वो वहां से तेजी से सिटी की ओर चल देते हैं। इस समय ध्रुव और जो बाकी सब शहर की तरफ जा रहे थे वो उत्तरी नदी घाटी से ज्यादा दूरी पर नहीं थी। ध्रुव और उसके साथी आधे दिन के सफर के बाद ही एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कुछ शहर बने हुए थे, जहां पर कुछ घर बने हुए थे, और फिर उन्होंने वहां पर उतरकर कुछ समय के लिए आराम किया। लेकिन वो लोग वहां पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते हैं और वो तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं और टीना भी बीच बीच में उनको रास्ता बताती रहती है। इस समय ध्रुव और उसके साथी यलगार दल के शहर के बीचों बीच की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन जब ध्रुव और बाकी सब यलगार दल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हो गई, क्योंकि इस समय मेन गेट पर एक भी गार्ड तैनात नहीं था और गौर से पास जाने पर उनको साफ दिखाई दिया कि उस दरवाजे के कुछ हिस्से टूटे फूटे हुए थे। जब टीना ने यह देखा तो उसका चेहरे का रंग ही बदल गया और उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। इसी के चलते वो बहुत तेजी से अंदर जाने लगी। अपने सामने के इस नजारे को देखकर ध्रुव और बाकी सब भी हैरान थे और वो भी तेजी से टीना के पीछे पीछे अंदर जाने लगे। इस समय यलगार दल के अंदर जाते समय बहुत से बड़े रास्ते थे, जहां से जाते हुए उनको कुछ मिनट का समय लग रहा था। लेकिन इस समय वो साफ साफ यलगार दल के उन लोगों की आवाज सुन सकते थे जो कि जख्मी और घायल थे। इस समय यहाँ का नजारा देखकर ध्रुव भी बस यही सोच रहा था कि इस दल की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यहाँ पर अब कोई भी घुसकर जो चाहे अपनी मनमर्जी करने लगता है। ये सब देखकर ध्रुव को भी यलगार दल वालों के लिए दुख महसूस होने लगा था। इस समय वो कबीला जो सबसे ताकतवर दलों में गिनी जाती थी, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ लोगों ने घुसकर इनका ऐसा हाल कर दिया था। आखिर क्या हुआ है टीना और उसके यलगार दल के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा। यह एपिसोड अनऑफिशियल है। अगर आप ऑफिशियल एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। कर देना भैया। 5 घंटे लगे मेरे कुछ एपिसोड बनाने में, बहुत रोना पड़ा मुझे, परेश करता रहा। तो तब तक मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो एपिसोड 65 एंड 66। जब टीना ने ध्रुव को सूर्य उदय मंच के बारे में बताया तो ध्रुव हैरान रह गया, जिसके बाद टीना ने आगे कहा, इस तरह की रोशनी डिब्बी रोशनी के बराबर तो नहीं होती है, लेकिन ये एक तिलिस्मी रोशनी से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। मेरे यलगार दल के कुछ बुजुर्ग
अक्सर इस तरह की रोशनियां उधार लेते थे ताकि वो अपनी शक्तियां सोखने की काबिलियत को अच्छे से बढ़ा सके। और फिर टीना आगे कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रही और फिर उसने एक पल के बाद थोड़ा अफसोस के साथ कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सूर्योदय मंच रोशनी बहुत